या स्टूडेंट, आज मैं कर्नाटका बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स का जो क्वेश्चन पूछा गया है 2026 में, इसके मैं एमसीक्यूज़ को इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं आज इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है और क्या उसका सही आंसर होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि पिक द करेक्ट ऑप्शन अमंग द 4 गिवन ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग। यानी हमें बेसिकली बताया गया कि 4 में से एक को अपने को टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन अ बॉडी। किसी भी बॉडी पर चार्ज कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं Q इज इक्वल टू एन ई, जहां पर n जो है अपना इंटीजर होना चाहिए। n की वैल्यू डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, n शुड बी ए इंटीजर। तो अगर आप देखो तो ऑप्शन ए में n की जगह 2 लिखा हुआ है, दैट इज इंटीजर। यहाँ n की जगह 3 लिखा हुआ है, दैट इज इंटीजर। यहाँ n की जगह -4 लिखा हुआ है, दैट इज इंटीजर। हेयर इन द ऑप्शन ऑफ सी n की जगह पर 3.5 लिखा हुआ है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो सो वी कैन से दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल। तो आवर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन सेकंड, द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। एक कोई पॉइंट चार्ज है और इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस जो बनेगा वो कैसा होगा, एस्फेरिकल होगा। और ये एस्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक होगा। कॉन्सेंट्रिक मतलब इसका सेंटर जो होगा सारे एस्फेयर का वो एक ही जगह पर होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से को एक्सियल सिलेंडर ये तो कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। प्लेन सरफेस पैरेलल टू ईच अदर ये भी पॉसिबल नहीं है। कॉन्सेंट्रिक एस्फेरिकल सरफेस सेंटर्ड एट द चार्ज, ऑफ कोर्स दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। उसका सेंटर जो है चार्ज पर होगा। यहाँ पर दिया हुआ है डी ऑप्शन में भी एस्फेरिकल है बट लिखा हुआ है बट नॉट सेंटर्ड एट द चार्ज। ये ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि उसका सेंटर चार्ज पर ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें अक्सर बच्चों को डॉट आया है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। कह रहा है कि द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0। ऑफ कोर्स अगर हमारा एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, अगर मैं ऐसा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बना लेता हूं तो ध्यान ये रखिए, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में ये अगर P है और ये अगर Q है, ये R है, ये S है, तो सामने वाले का अगर प्रोडक्ट बराबर है तो हम कहते हैं कि गैल्वेनोमीटर की करंट 0 हो जाएगी। अब उस गैल्वेनोमीटर को अगर आप यहाँ पर लगा दो और बैटरी को यहाँ पे लगा दो, ऐसे लगा दो, या फिर इसी चीज़ को पलट दो, इसी चीज़ को आप पलट दो, इसी को आप ऐसा कर दो कि यहाँ पर जो है इस जगह पर आप लगा दो गैल्वेनोमीटर, इस जगह पर लगा दो गैल्वेनोमीटर और इस जगह पे लगा दो बैटरी, तो भी ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज ही रहेगा। मतलब सामने वाले का प्रोडक्ट जो है आपस में इक्वल ही आएगा। और जब सामने वाले का प्रोडक्ट आपस में इक्वल आएगा तो हम कहेंगे कि गैल्वेनोमीटर कहीं भी लगाइए, चाहे बैटरी की जगह पर गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर की जगह बैटरी, कुछ भी कर दीजिए, गैल्वेनोमीटर की करंट 0 ही रहेगी। तो यानी हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है, स्टेटमेंट फर्स्ट, द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0, ये ऑप्शन तो एकदम सही है ही क्योंकि बैलेंस पर ये 0 ही होता है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है if the position of the galvanometer and the battery are interchange in the circuit then the current in the galvanometer will be 0. This option will be also correct. So we can say our statement 1 and statement 2 both are correct. That means option D अपना जो है सही हो जाएगा। कह रहा है कि the path ट्रेस्ड बाय चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, तो हमारा सर्कल होता है। अ मैग्नेटिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट m is placed in a uniform magnetic field B such that the angle between m and B is theta if the magnetic dipole is in a stable equilibrium। हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला होता है -mb cos थीटा, और अगर हम स्टेबल इक्विलिब्रियम चाहते हैं तो हमारी एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। एनर्जी मिनिमम होने के लिए cos की वैल्यू को 1 होना पड़ेगा ताकि हमारी ये एनर्जी u मिनिमम जो हो वो -mb आ जाए, और cos को हमें तब cos थीटा को 1 करना पड़ेगा, इसका मतलब थीटा को अपने को 0 डिग्री करना पड़ेगा। दैट मींस ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन सी में कह रहा है कि द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर हमारा एसी जनरेटर काम करता है। बहुत सारे बच्चों ने इसका टिक म्यूचुअल इंडक्शन किया है, जबकि म्यूचुअल इंडक्शन पर ट्रांसफार्मर काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहना ज्यादा सही होगा। ठीक है ना। पावर फैक्टर ऑफ ए सीरीज एलसीआर सर्किट इज क्या है, पावर फैक्टर ऑफ ए सीरीज एलसीआर सर्किट इज मैक्सिमम व्हेन। तो पावर फैक्टर रेजोनेंस कंडीशन पर मैक्सिमम होता है, और रेजोनेंस कंडीशन पर हमारा cos फाई की वैल्यू बेसिकली यानी पावर फैक्टर की वैल्यू 1 हो जाती है, जो कि मैक्सिमम पावर फैक्टर होता है। और यहाँ पर हमारा एक्सएल जो है वो एक्सी के बराबर होता है। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट करंट इज प्रोड्यूस ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो खैर सारे बच्चे को ऐसे ही रटा हुआ होगा। फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट मस्ट गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पर लाइट शुड बी
ट्रेवलिंग फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर, ये तो कहीं से भी सही नहीं होगा। लाइट शुड बी ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ ए प्रिज्म डिपेंड्स ऑन, देखिए आप लोग ये फॉर्मूला पढ़े होगे, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम, डेल्टा एम मतलब मिनिमम डेविएशन बाई 2 अपॉन हो जाएगा साइन ए बाई 2। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम इट्स सराउंडिंग, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग होता है। जब सराउंडिंग में एयर होता है तो हम इसको 1 लिख करके, यानी म्यू एस को नहीं लिखते हैं, ये सराउंडिंग का नहीं डालते हैं अगर सराउंडिंग में एयर हो तो। बट ये पूरी वैल्यू जो है वो बेसिकली क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। तो इस हिसाब से ये जो मिनिमम डेविएशन का ये फॉर्मूला आता है, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म भी आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग भी आ रहा है और एंगल ऑफ प्रिज्म भी आ रहा है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन तीनों करेक्ट हो जाएगा कि यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, तीनों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल स्पीड ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट इज सेम एज दैट ऑफ द वेव, होता है दोनों की स्पीड क्या होगी, सेम होगी। एन अल्फा पार्टिकल, अ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड ए न्यूट्रॉन आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, देन द पार्टिकल्स हैविंग लॉन्गेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है h बाई पी और हम इसको h बाई एम इंटू वी लिख सकते हैं। तो h और v तो सबका सेम है, अब जिसका मास सबसे छोटा होगा उसका वेवलेंथ सबसे बड़ा हो जाएगा। तो सबसे छोटा मास इलेक्ट्रॉन का होता है तो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ सबसे बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी को लेकर के कुछ रिलेशन दिया हुआ है, तो इसके बारे में पूछा गया। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है, पोटेंशियल एनर्जी हमारी नेगेटिव होती है और टोटल एनर्जी भी हमारी नेगेटिव होती है। तो इस हिसाब से काइनेटिक एनर्जी मोर देन 0, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी शुड बी लेस देन 0, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एन एग्जांपल ऑफ आइसोबार, आइसोबार मतलब जिसका मास नंबर सेम हो, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर हमारा कौन कौन है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। कुछ बच्चों ने इसको सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम टिक किया, दैट इज वेरी वेरी गलत, वेरी वेरी गलत, ठीक है ना, बिकॉज एल्यूमिनियम इज अ मेटल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स को लेकर के इसका क्वेश्चन नंबर 16 अगर आप देखते हो तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक डैश आर नॉट नोन टू एग्जिस्ट, यानी मैग्नेटिक कौन सा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है मैग्नेट का मोनोपोल, यानी मैग्नेट कभी भी सिंगल पोल में एग्जिस्ट नहीं करता, उसका हमेशा डायपोल होता है, यानी इसमें मोनोपोल आएगा, मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। कह रहा है लेंज लॉ गिव्स द डैश ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो लेंज लॉ गिव्स द बेसिकली अगर आप देखोगे तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ जो आता है वो माइनस ऑफ एन इंटू डी फाई बाई डी टी आता है, यानी बेसिकली ये पोलरिटी के बारे में बताता है कि किधर हमारा प्लस या किधर माइनस बनेगा। ठीक है ना, तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा पोलरिटी चला जाएगा। ठीक है, कह रहा है फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द रेशियो ऑफ द प्राइमरी करंट टू द सेकेंडरी करंट। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि प्राइमरी का जो करंट होता है वो छोटा होता है सेकेंडरी के करंट से, यानी कि अगर हम आई पी बाई आई एस करेंगे तो दिस विल बी लेस देन 1 आ जाएगा, यानी लेस देन यूनिटी। लेस देन यूनिटी मतलब हमारा यहाँ आएगा लेस देन यूनिटी, यानी ये हमारा ऑप्शन 3 इसमें आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट। द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स एंड एंटरिंग इनटू द ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दिस इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। In interaction with matter, light behave as it is made up of packet of energy called photon। एनर्जी के जो लाइट की एनर्जी का जो पैकेट होता है उसको हम फोटोन कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा, देन उसके बाद डेरिवेशन वगैरह वगैरह को हम डिस्कस करेंगे। यहीं तक आज का लेक्चर रखते हैं। थैंक यू सो